हमारे साथ किसान नेता रवि आज़ाद युवा किसान नेता हैं और पूरे भारत में सब जगह दिखाई देते हैं अक्सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे देश में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्योंकि चुनाव का समय है तो चुनाव में माहौल तो हर पार्टी बनाने की कोशिश करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चौटाला हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। जगदीप धनखड़ का हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, वो जाट हैं जी। तो सदन में आपने देखा होगा किस तरीके से जी। तो ये कहाँ तक सही लगा आपको? बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वो ग्राउंड में यानी कि धरातल पे कम काम करते हैं और वो बौद्धिक स्तर पे ज्यादा काम करते हैं, यानी कि ये ब्रेन वॉश करते हैं। ये इनका जो मुद्दा रहता है वो रहता है धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लोगों को आपस में बांटना और लड़वाना। ये आरएसएस की ट्रेनिंग है। और हमारे यहां एक कहावत है हरियाणा में कि जाट मरा तब मानियो जब संगी हो जाए। और झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती, और झुकी हुई रीढ़ का आदमी किसी भी समाज का भला नहीं कर सकता। दूसरी बात, मिमिक्री करना, ये तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हंसी मखौल करना, ये तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जिस समाज से जगदीप धनखड़ जी आते हैं, हंसी मजाक तो उसका एक अहम हिस्सा। तो ये कौन सी बड़ी बात है इसको जाट के या किसान के अपमान से जोड़ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। ये कोई जाट का अपमान नहीं है, ये कोई किसान का अपमान नहीं है। असल बात यह है कि जाट भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जान चुके हैं। जो काम इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा के नहीं कर सकी थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगैर इमरजेंसी लगाए उससे कई कदम आगे बढ़ा करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। कुछ लोग खापों के नाम पे जो सरकार का चोला ओढ़े हुए हैं, वो जगदीप धनखड़ का अपमान बता रहे हैं, मिमिक्री को। और आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाई थी वो तो राहुल गांधी के फोन में ही होगी। और क्या कहता है बृजभूषण शरण सिंह, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये तो हमें भगवान ने दिया है। जो दबदबा था उसे दबा दिया गया है, और जो बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है वो तो बहन साक्षी मलिक के जूतों के नीचे दब गया। हम ये कहना चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह को, दबदबा हमारे पहलवानों का था, किसानों का था, है और रहेगा, क्योंकि ये तो भगवान ने दिया है। आज मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आज की कही हुई बात याद रखना। अगर ये 2024 में देशवासी भी इस बात को सुन रहे हैं, अगर ये किसी भी तरह से सत्ता में आगे, मैं आपको लिख के देता हूं, इस देश में आगे फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। ये बात लिख लेना आप। जब बीजेपी और संघ के पुराने लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि राज ऐसे ही नहीं आया, 4 पीढ़ियां खपाई हैं, लोगों का दिमाग बदलने में, पीढ़ियां बदलने में हमें कितना टाइम लगा है। दूसरे राज्यों से हरियाणा की बात कर लो, वहां से अधिकारी लेके आएंगे, हमारे एमएससी बच्चे, बहनें और बेटियां वो ग्रुप डी में नौकरी करेंगे। पंचकुला में कितने धरने चल रहे हैं सीईटी के लिए, टीजीटी के लिए, जो है इंस्ट्रक्टर के लिए, उसके ऊपर कोई 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या को नौकरी दे सकते हैं क्या? तो सारे मजदूर बनाओगे। 70 साल कांग्रेस, अब बीजेपी, दोबारा कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो फिर बदलेगा कौन? ये सही। पहली बात तो ये है भाई, 70 साल कांग्रेस ने राज करया, लेकिन इन तो यो देश गुलाम को नहीं होया। सुन लो मेरी बात, ना तो वोट का अधिकार छीनता किसान, पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। इनसे अग्निपथ योजना लागू हुई, ना इनसे काले कानून लागू हुए। 70 साल राज किया, और इन्होंने कितने साल राज किया? 10 साल। जय ये 70 साल राज कर ले ना भाजपा वाला, तो पानी भी जो है ना सरकार की परमिशन तो मिलेगा। किसने कितने एमएल पीना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हमारे साथ किसान नेता रवि आज़ाद युवा किसान नेता हैं और पूरे भारत में सब जगह दिखाई देते हैं अक्सर, और मुखर होकर आवाज़ भी उठाते हैं अपनी ये। और जहां ज़रूरत होती है ज़रूरतमंद को वहां पहुंच जाते हैं।
तो आज कई विषयों पे इनसे बातचीत करेंगे हम भी। मुद्दे बड़े हैं हरियाणा के देश लेवल के। ने देखा जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनका भी बयान सुना होगा कि जाटों की मैं सहन नहीं करूंगा इस तरीके से। पहलवानों का मुद्दा देखा होगा आपने। अभी वो फेडरेशन निलंबित तो कर दी गई है, लेकिन वो भी जानेंगे। साथ साथ आज जयप्रकाश दलाल की रैली थी और पूरा तंत्र मंत्र पूरा हरियाणा का यहाँ पे लगा दिया गया था, तो वो भी इनसे जानेंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, सबको राम राम। और बहुत दिनों में आपके साथ बातचीत हुई है, उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। रवि जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे देश में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्योंकि चुनाव का समय है, तो चुनाव में माहौल तो हर पार्टी बनाने की कोशिश करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चौटाला हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। सब अपना अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं वो किसी न किसी रूप में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वे हमारी तरफ हो जाएं। तो सबसे पहले बड़ा मुद्दा है जगदीप धनखड़ का। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं प्रदेश के, वो जाट हैं जी तो सदन में आपने देखा होगा किस तरीके से। जी तो ये कहाँ तक सही लगा आपको? क्या एक किसान जो जाट नेता है, राहुल वीडियो फिल्म बना रहे हैं, वो उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, तो क्या इतने बड़े पद की गरिमा का कहीं ना कहीं अपमान? जैसे जगदीप धनखड़ ने कहा मैं जाट हूँ, मैं किसान हूँ, तो मेरे इस तरीके से मेरी मिमिक्री करनी ये जायज़ नहीं है, मैं सहन नहीं करूँगा। मेरी बिरादरी की, मेरे किसानों की मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे थप्पड़ मार दो, मेरे को कुछ कह दो, मैं एक सहन कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक बटोरने की कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं वास्तव में सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं, कर्मचारियों के नेता रहे और अब किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। और कल की बात है, कल मीटिंग थी यहीं ओबरा में, तो इन्होंने एक बात कही थी कि बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वो ग्राउंड में यानी कि धरातल पे कम काम करते हैं और वो बौद्धिक स्तर पे ज्यादा काम करते हैं। आपके प्रश्न को मैं उत्तर की तरफ बढ़ाते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, बौद्धिक सतर बोले तो यानी कि ये ब्रेन वॉश करते हैं। ये इनका जो मुद्दा रहता है वो रहता है धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लोगों को आपस में बांटना और लड़वाना। ये आरएसएस की ट्रेनिंग है। झूठ बोलना सिखाया जाता है आरएसएस की शाखाओं में, ये इनके कार्यक्रम चलते हैं। जो आपने उपराष्ट्रपति जी की बात करी, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। वो किसी भी जाति से बहुत ऊपर है, किसी भी धर्म से बहुत ऊपर है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, जो बंगाल के सांसद बैनर्जी ने जो मिमिक्री की और उसके बाद जो उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया, उससे मैं ये मानता हूं कि उपराष्ट्रपति ने जो उनकी शपथ है उसके साथ खिलवाड़ किया है कि ये जाट का अपमान है और ये किसान का अपमान है। जो बात जगदीप धनखड़ जी ने बोली है ये उनकी बात नहीं है, ये बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बोली है। और हमारे यहाँ एक कहावत है हरियाणा में कि जाट मरा तब मानियो जब संगी हो जाए। और झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती, और झुकी हुई रीढ़ का आदमी किसी भी समाज का भला नहीं कर सकता। दूसरी बात, मिमिक्री करना ये तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हंसी मखौल करना ये तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जिस समाज से जगदीप धनखड़ जी आते हैं, हंसी मजाक तो उसका एक अहम हिस्सा। आप देखिए फिल्मों में क्या हंसी के कलाकार नहीं होते, अलग अलग प्रोग्रामों में नहीं होते, तो ये कौन सी बड़ी बात है? इसको जाट के या किसान के अपमान से जोड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। और मैं तो ये भी कहूंगा, आप रुकिए, 2016 में आरक्षण के लिए जाटों का आंदोलन हुआ, तब 32 नौजवान शहीद हो गए पुलिस की गोलियों से। यही सरकार थी खट्टर सरकार। तो जगदीप धनखड़ जी को बताना चाहिए क्या तब जाट समाज का अपमान नहीं हुआ था? दूसरी बात, किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई, तब जो है कौन सी सुरंग में घुसे हुए थे जगदीप धनखड़ जी, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ? राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर पे रोए, तब किसान का अपमान नहीं हुआ? पहलवानों का आंदोलन हुआ जिन्होंने तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया,
उन पहलवानों को सड़कों के ऊपर तिरंगे के साथ घसीटा गया, कुचला गया, तब जाट समाज का अपमान नहीं हुआ? आप देखिए हमारी जो बहन शिक्षा डागर हैं, जिनके साथ खेल मंत्री ने यौन शोषण जैसी घटनाएं की, पुलिस ने जिनको दोषी ठहरा दिया, आज भी वो मंत्रिमंडल में शामिल है खट्टर जी के, तब क्या जाट समाज का अपमान नहीं हो रहा है? इस बात का जवाब जगदीप धनखड़ जी को देना चाहिए। ये कोई जाट का अपमान नहीं है, ये कोई किसान का अपमान नहीं है। असल बात यह है कि जाट भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जान चुके हैं और किसान, जिसमें सारे वर्ग शामिल हैं, वो सरकार की नीतियों को जान चुके हैं। इनको पता है ये 24 में तुम्हें वोट नहीं देंगे, इसलिए उनको बांटने के लिए अलग अलग तरह की साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं। आने वाले समय में, चुनाव के समय में और भी होंगे। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि लोग समझ चुके हैं ये पूंजीवाद के पोषक हैं, ये अडानी अंबानी और कॉरपोरेट की नीतियों को बढ़ावा देने वाले हैं, ये पूरे सरकारी सेक्टर को तबाह करने वाले लोग हैं, ये देश की संपत्ति को बेचने वाले लोग हैं। इसलिए चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सब लोग जाग चुके हैं। अब ये उनको बांटने के लिए आप देखिए कैसे पुलवामा के कांड का राजनीतिकरण किया गया था, पूरे देश में होर्डिंग लगवा दिए गए थे। आज देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाकर के, छत्तीसगढ़ में जाकर के शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं कि क्या आपका वोट शहीदों को मिल सकता है? अगर शहीदों का आप सम्मान करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आज जो है, जो काम इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा के नहीं कर सकी थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगैर इमरजेंसी लगाए उससे कई कदम आगे बढ़ा करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। हम लोग जाग चुके हैं। मुद्दा जातियों का नहीं है, मुद्दा आज देश को बचाने का है। मुद्दा किसान, गरीब, मजदूर की लड़ाई है। आज महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा और इनके सारे एजेंडे भी धराशायी होंगे। और एक बात मैं और बता दूं, कुछ लोग खापों के नाम पे जो सरकार का चोला ओढ़े हुए हैं, वो जगदीप धनखड़ का अपमान बता रहे हैं, मिमिक्री को। और आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाई थी वो तो राहुल गांधी के फोन में ही होगी, वो तो राहुल गांधी के फोन में होगी। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, वो मिमिक्री कर रहे हैं। उन्होंने क्या किसी का नाम लिया था मिमिक्री करने वालों ने? तो वो वीडियो तो बाहर आई भी नहीं है। इसमें किसी को जो है, आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं, मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे किसान समाज हो, आप बहकिए मत, आप अपने मुद्दों के ऊपर आइए। ये लोग हमें बांटना चाहते हैं। साक्षी मलिक जो देश की पहलवान है, उन्होंने जूते निकाल के भरी मीडिया में उन्होंने टेबल के ऊपर छोड़े, तब क्या अपमान नहीं हो रहा था जाट समाज का? पद्मश्री लौटाया बजरंग पूनिया ने, तब अपमान नहीं हुआ? फेडरेशन निलंबित कर दी। धनखड़ जी को स्टेटमेंट दिखाइए उनकी। फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है, बिल्कुल खारिज सिरे से उसको हटा दिया गया है। कोई किंतु परंतु नहीं की उसमें, सारी फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। कुश्ती फेडरेशन है, जहाँ गेम होने वहाँ गेम भी नहीं होने, अभी दूसरी जगह गेम होंगे, नई फेडरेशन होगी, तो वो तो सोल्यूशन हो चुका उन लोगों। देखिए, आज यहाँ ओबरा में विशाल महापंचायत चल रही थी, उसी दौरान ये खबर आई कि फेडरेशन कुश्ती संघ को, डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया। बड़ी बात क्या है, आप ये देखिए कि जब साक्षी मलिक ने चरित्रहीन लोगों के कारण जब कुश्ती से संन्यास की घोषणा करी, उससे शर्मनाक पल इस देश के लिए और यहाँ की सरकार के लिए हो नहीं सकता। और हर भारतवासी इससे हाथ है। जो बृजभूषण शरण सिंह कह रहा है, क्या हुआ? जिसने पहलवानों का यौन शोषण किया उसको भारत सरकार ने संरक्षण दिया। नए संसद भवन के उद्घाटन पे सबसे पहले उसका फोटो जारी होता है और क्या कहता है बृजभूषण शरण सिंह, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये तो हमें भगवान ने दिया है। जो दबदबा था उसे दबा दिया गया है और जो बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है वो तो बहन साक्षी मलिक के जूतों के नीचे दब गया। पहलवान ने जूते निकाल के छोड़े थे, आज उसका दबदबा कहाँ है? आप ये बताइए। जो संजय सिंह अध्यक्ष बने, संजय सिंह, स्वागत हो रहा है बृजभूषण शरण सिंह का और बृजभूषण शरण सिंह कह रहा है दबदबा है।
दबदबा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह को, दबदबा हमारे पहलवानों का था, किसानों का था, है और रहेगा, क्योंकि ये तो भगवान ने दिया है। ठीक है रवि जी, चरित्रवान लोग ले आए जाएं, फेडरेशन में चरित्रवान लोग ले आए जाएं। और मैं तो बहन साक्षी मलिक से भी ये आह्वान करूंगा कि पूरे देश की भावना है कि वो अपने जो संन्यास लेने की घोषणा है उसको वो वापस ले, और जो भाई बजरंग पूनिया है जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड अपना वापस लौटाया है, वो अपना अवार्ड भी वापस लें, क्योंकि ये देश के चैंपियन है, हम सब का गौरव है, और हम इनको खेल के मैदान में भी देखना चाहते हैं। और अगली जो पीढ़ियां हैं कुश्ती की, उनको ये तैयार करें, अगली नर्सरी को तैयार करें, ये पूरे देश की भावना है। रवि जी, आपकी सारी बातें वाजिब है। चलो, धनखड़ साहब ने नहीं उठाया मुद्दा किसानों का, 700 किसान शहीद हुए, नहीं उठाया, पहलवानों को ने, सारी बातें वाजिब हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इन बातों के लेके। लेकिन आप कहते हैं मिमिक्री जी, मिमिक्री फिल्मों वाले करते हैं, वो उनका अलग ट्रेंड होता है, अपनी जगह पे करते हैं। वो इतनी बड़ी कुर्सी पे, कुर्सी की गरिमा होती है। एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक देश का मुख्यमंत्री जो बोलता है, उनका शब्दों का इतिहास बन जाता है, जो कोई सेलिब्रिटी होता है। देखो, राहुल जैसे इतने बड़े नेता, ये जो और बद नेता मिमिक्री कर रहे हैं इतनी बड़ी कुर्सी पे, इनका पद का गरिमा होती है, कुर्सी की गरिमा होती है। वहाँ ऐसा नहीं कर सकते संसद के सामने, पूरा देश देख रहा है उनको, तो बच्चे, आने वाली नस्ल क्या समझेगी? ये नौसिखिए हैं या बंदर हैं, किसको बैठा दिया हमने वहाँ पे, डांस कर रहे हैं जाके, ये कौन सी अच्छी बात है? प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में सब कुछ कर सकते हैं, उनके मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। उनके मंत्री पीयूष गोयल ने जाटों का नाम लिया। आप ये बताइए, जो किसान आंदोलन के खिलाफ थे, पहलवानों के आंदोलन के खिलाफ थे, उन्हीं को जाटों का सबसे ज्यादा अपमान लग रहा है। पीयूष गोयल ने बोला, वो संवैधानिक पद पर नहीं बैठे क्या, कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने बोला जाट समाज का अपमान हुआ। अरे भाई, आप जाट और किसान के तो आप स्थायी दुश्मन हो, आपको हमारे से इतना प्रेम कब हो गया? आपको इतनी हमारे अपमान की कब चिंता होगी? तो चुनाव है, वोट बैंक को। दूसरी बात, 150 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। क्या जनता उनको इसलिए अपना प्रतिनिधि बना करके भेजती है कि वो सवाल उठाएंगे? उन्होंने संसद की सुरक्षा चूक पे सवाल उठाए, तो आप उनकी बात सुनने की बजाय उनको उठा के और कूड़ेदान में डाल देंगे, और वो प्रदर्शन करेंगे तो आप जो है उसको किसी जाति और किसी कौम के अपमान से जोड़ेंगे। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? क्यों जगदीप धनखड़ जी रबर स्टैंप बन के काम कर रहे हैं बीजेपी और मोदी की? ये बात जगदीप धनखड़ जी को बतानी चाहिए। और जो एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो जाट समाज और जो किसान कौम है, जो अपने फायदे के लिए उनकी गोद में जाके बैठ गया, वो तो हमारा है ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। काले कानून संसद में विपक्ष के सांसदों को तो उठा के बाहर फेंक दिया, यूएपीए में बदलाव कर दिया, दूसरे कई कानूनों में बदलाव कर दिया। ये तो राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे। आज मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, वैसे तो चुनाव आयोग को इन्होंने बीजेपी चुनाव आयोग बना दिया, कठपुतली चुनाव आयोग बना दिया। चुनाव आयोग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी बैठा है, आरएसएस बैठा है। आज की कही हुई बात याद रखना, अगर ये 2024 में देशवासी भी इस बात को सुन रहे हैं, अगर ये किसी भी तरह से सत्ता में आगे, मैं आपको लिख के देता हूं, इस देश में आगे फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। ये बात लिख लेना आप। सारी पावर को सेंट्रलाइज्ड किया गया। पंचायतों की पावर को चंडीगढ़ ले गए, चंडीगढ़ की पावर को दिल्ली में ले गए। और किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मध्य प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में किसको बनाया, छत्तीसगढ़ में किसको बनाया? यानी कि अब दिल्ली के अफसर सरकार चलाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। देश बेवकूफ नहीं है, इनको कठपुतली चाहिए। ये किसी बीजेपी वाले नेताओं को भी इन्होंने खत्म कर दिया, ये अपनों के भी नहीं है। ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। और इस सत्र में जो संसद भवन के अंदर जो कानूनों में संशोधन हुए, जो बदलाव हुए, उनके भविष्य में इतने खतरनाक परिणाम आने वाले हैं। जी, मान लेते हैं आपकी बात, यूएपीए की धारा को चलो हम मानते हैं, चलो आपकी नज़र में गलत है, मानते गलत है, लेकिन बाकी जो बलात्कार की धारा लगाई है, 180 दिन में केस फाइल होगा और फांसी की सज़ा होगी अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है। बालिग उसका साथ बलात्कार 20 साल की सज़ा 180 दिन में जज को सुनानी पड़ेगी। आज हमारे देश में क्राइम बढ़ता जा रहा है, सख्त ठोस कानून की ज़रूरत है। तो ये दो धाराएं आपको ये भी गलत लग रही हैं? ये धारा ठीक है, तो ये पहले बीजेपी वाला पे बरत लो ना। तो ये सब नाम बताने लग रहे हमें, हम नाम बता रहे हैं, सुन लो।
एक मिनट सुनो, पहला नाम लिखो सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, दूसरा नाम लिखो केंद्र में मंत्री बन के बैठा है जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, अजय मिश्र टैनी, उसका बेटा मोनू मिश्रा, कुलदीप सेंगर, उसके बाद हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह। ये धारा ठीक है, तो ये धारा सबसे पहले बीजेपी अपने मंत्रिमंडल पे प्रयोग कर ले, या ये दूसरों पे ही प्रयोग होंगी सारी चीज? सब पे एक समान कानून, एक समान कानून है, तो एक समान कानून है तो कैसे बैठा अजय मिश्र टैनी मंत्री के पद पे, कैसे बैठा संदीप सिंह? मान लेते हैं। एक बहन दर दर की ठोकरें खा रही है, शिक्षा डागर दर दर की ठोकरें खा रही है, उसको जान का खतरा बना हुआ है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं है इस देश में। आप ये देखिए, 3 दिन पहले की बात है, दिल्ली में हमारा एक साथी है, उसका बेटा गाड़ी लेके चला गया नई दिल्ली में, उस पे यूनियन का झंडा लगा हुआ था, पुलिस ने गाड़ी रुकवा ली। उसका बच्चे का मेरे पास फोन आया कि अंकल जी मेरी गाड़ी रुकवा ली। मैं बोला जो भी मुलाजिम है मेरी बात करवा। मैंने उसको कहा भाई दिल्ली में यूनियन का झंडा लगाना कोई अपराध है क्या? बोला जी सरकार के सख्त आदेश हैं। तो मैं कहा भाजपा का झंडा लेके आ जाएंगे तो उसके बाद रोक दोगे आप? बोला जी उनकी तो सरकार है, हम सरकार के कर्मचारी हैं। ये क्या गजब की गुंडागर्दी चल रही है? मतलब जो बीजेपी में शामिल होगा, चाहे वो बलात्कारी हो, वो तो संस्कारी बन के निकल जाएगा। ये बीजेपी है या ये वॉशिंग मशीन है? ये भी तो आप बताओ ना। कितने उदाहरण दें? जो इनमें शामिल हो जाता उस पे सारे घोटालों के आरोप वापिस, ईडी की जांच वापिस, सारी एफआईआर वापिस। मैं आपको 100 ही उदाहरण दे सकता हूं। चलो मान लेते हैं आपकी बात, मानो तो सारी गे, आप मानो तो सारी गे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलो मैं इसके ऊपर भी पैरा है, कैमरे कलम पे भी पैरा है। आपने की संघ की बात, मैं तो संघ को इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन पहली बार मुझे 4 दिन पहले संघ मुख्यालय में जाने का मौका मिला, वो भी कहा कल्याणा पट्टी में। कल्याणापट्टी वो सौभाग्य है जी, आपका या दुर्भाग्य? सौभाग्य कुछ भी कहो, लेकिन वहाँ जो मैंने जाके देखा, वहाँ पे मैंने वहाँ पे प्लम्बर के लिए बहुत 4000 एक साथ प्लम्बर काम सीख रहे हैं, 4000 सिलाई मशीन रखी है, वो महिलाएं काम सीख रही हैं, 4000 कंप्यूटर रखे हैं, वहाँ वो काम सीख रहे हैं। किसानों के 25 एकड़ ज़मीन में अलग 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 किस्म लगा रखी हैं, वहाँ किसानों का कैंप चल रहा है। तो मेरे को वहाँ जाके ऐसा लगा, गौशालाएँ हैं 2 बहुत बड़ी बड़ी। रवि जी आपकी नज़र में ख़राब होगा, शायद ही मैंने कुछ गलत देखा हो, तो ये चीज़ें मैंने देखी, तो मेरा थोड़ा सा आकलन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको बुरा लगता है क्यों है संघ? देखिए पहली बात तो ये है कि पहले संघ को जब तक ये सत्ता में नहीं आए थे एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, और ये आज से नहीं लगे हुए, 1925 से लगे हुए हैं। ये कोई आज इनके एजेंडे में नहीं है। जब बीजेपी और संघ के पुराने लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि राज ऐसे ही नहीं आया, 4 पीढ़ियां खपाई हैं, लोगों का दिमाग बदलने में, पीढ़ियां बदलने में हमें कितना टाइम लगा है। दूसरी बात जो आप इनकी ये अच्छी बात कर रहे हो, पहली बात तो इनके पास ट्रेनिंग देने के लिए आप कह रहे हो कि ये किसान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे भाई किसान को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जो खुद 24 घंटे अपने खेत में हाथ गड़ा रहा है उसी के बच्चे, फसल मैं बताऊंगा, उसी के बच्चे बॉर्डर पे खड़े, उसी के बच्चे खेल के मैदान में खड़े। ये आरएसएस वाले किसान को ट्रेनिंग देंगे? ट्रेनिंग देनी है तो ओबरा गांव में आ जाओ, हम दे देंगे। खेती तो ये करते हैं ना, किसान तो ये हैं, वो देंगे हमें खेती की ट्रेनिंग। और दूसरी वो बात किस्में दिखा रहे हैं, किस्में वहाँ पे 1011 किस्में हैं, और वो बता रहे हैं बोई कैसे जाती है, कैसे। किसान को C2+50 के हिसाब से MSP की जरूरत है, उसको खरीद गारंटी कानून की जरूरत है, मंडियां सुचारू रूप से चलें, उसकी फसल मान सम्मान के साथ बिके। आज किसान को कर्ज मुक्ति की जरूरत है, आज किसान को बिजली पानी की जरूरत है। किसमें हमें पता है, बीजेपी में ही सारे जिन, ये जिन MSP का बीजेपी में निकल के क्यों होगा, कांग्रेस में निकल के? क्या चाहिए सुन लो, बात आज कांग्रेस की नहीं हो रही है। कांग्रेस ने गलत काम किए तो देश की जनता ने उनको सजा दी, लेकिन भाजपा को किस उम्मीद से लेके आए थे? 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की कर्ज माफी होगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में पहुंचेगा। आज महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। आज जो है संसद में सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। सारे सब कुछ डरा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज डरा दिए, बड़े बड़े अधिकारी डरा दिए, विपक्षी पार्टियां डरा दी, ऐसे ऐसे कानून संसद में पास कर रहे। तो ये तो चीते वाले हैं ना, ये सुनो मेरी बात। और हम है ट्रैक्टर वाले हैं, किसान का ट्रैक्टर तैयार है। रही बात ट्रेनिंग की, ये तो पहले ही चारे नौकरी देंगे
तो आरएसएस के लोग लगेंगे अधिकारी। दूसरे राज्यों से हरियाणा की बात कर लो, वहां से अधिकारी लेके आएंगे। हमारे एमएससी बच्चे, बहनें और बेटियां वो ग्रुप डी में नौकरी करेंगे। पंचकुला में कितने धरने चल रहे हैं सीईटी के लिए, टीजीटी के लिए, जो है इंस्ट्रक्टर के लिए, उसके ऊपर कोई 1,50,00,000 जनसंख्या को नौकरी दे सकते हैं क्या? तो सारे मजदूर बनाओगे? मजदूर जो नौकरी, यानी कि सारे देश को प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, सारे देश को लेबर कॉलोनी बनाना है, बड़ी बड़ी इनकी फैक्ट्री। अभी आपने एक जेजेपी के नेता का, जेजेपी के बनाने की तो दे रहे हैं, उसमें कौन सी आपने आप एक बात बताओ, आपने जेजेपी के नेता का, एक मिनट, आरएसएस के मुख्यालय में साबुन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, दी जा रही है। तो वहां पे दूसरी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही जिससे यहाँ के युवा अधिकारी बने, दूसरी जगहों पे आगे पहुंचे? साबुन की कौन सी तकनीक तो क्या साबुन बनाने वाले को आप कमजोर समझते हैं क्या? अरबपति बने बैठे हैं, देश पे राज कर। अरे तो सारे देश को लेबर कॉलोनी बनाओगे? अरे अपना का एजेंडा ये हो गया, बाहर से खरीदे सामान। आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये हो गया, सुई से लेके जहाज तक पे तो कब्जा अडानी अंबानी का कर दो और बंधुआ मजदूर बना दो, किसानों को उनकी जमीन छीन लो और इनके बच्चे जो है वो मजदूरी करें और वो भी बंधुआ मजदूरी करें 2 वक्त की रोटी के लिए। अभी जेजेपी के जेजेपी के नेता हैं वो शर्मा जी, गौतम, उन्होंने, आपने सुना होगा, वो उन्होंने जाटों पे सीधा कहा है कि हमके चुंगागा पोल्टन ने एक्शन जाटा का बोले 6 लाख गया से, डीसी जाटा का 17 लाख गया है, डी ग्रुप में जाटा का लाग गया, टोटली बोलो जाट ले गया नौकरी। खिलाड़ी जाटा का बोलो हम चुंगागा बोलो हम इसने रद्द कर दो, नेता सरकार नहीं आवा है, तो उसका वो इंटरव्यू। देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये पोर्टल की सरकार है और मुख्यमंत्री कहते हैं मेरिट पर नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो यह जनता मेरिट पर वोट कौन देगी गे? और इनकी जब पब्लिक मेरिट निकालती है तो ये सबसे आखिरी नंबर पर बैठे। दूसरी बात, हमारा विषय जातिवाद का नहीं है। हम जिस जाति में पैदा हुए, हमें अपनी जाति पे गर्व है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अपनी जाति के साथ साथ सबकी जातियों का सम्मान करते हैं। हम बात करना चाहते हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसान पे, मजदूर पे, कर्मचारी पे, बेरोजगार पे, हम इन पे बात करना चाहते हैं। क्यों पॉलिटिकल लोग इन लड़ाइयों को धर्म और जातियों की तरफ लेकर के जाते हैं? सभी रद्द कर देते हैं। चलते एक पॉइंट बता दिए, 70 साल कांग्रेस, अब बीजेपी, दोबारा कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो फिर बदलेगा कौन ये सिस्टम? देखिए, पहली बात तो ये है भाई, 70 साल कांग्रेस ने राज करया, लेकिन इन तो यो देश गुलाम को नहीं होया। सुन लो मेरी बात, ना तो वोट का अधिकार छीनता, किसान पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही। इनसे अग्निपथ योजना लागू हुई, ना इनसे काले कानून लागू हुए। 70 साल राज किया और इन्होंने कितने साल राज किया? किसानों के 10 साल। जय ये 70 साल राज कर ले ना भाजपा ना, तो पानी भी जो है ना सरकार की परमिशन तो मिलेगा। किसने कितने अमल पीना है? किसानों के दशा सुधारी किसी पार्टी ने। और अगली बात सुनो, हमारा विषय नहीं है, हम कोई किसी पार्टी के ना प्रतिनिधि, ना हम उनके प्रवक्ता। हमारी लड़ाई किसान मजदूर कौम के लिए है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि अपने संगठन और अपने आंदोलन को मजबूत कीजिए। आने वाला समय पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने का है। आप जो है जब तक संगठित नहीं होंगे और आंदोलन को मजबूत नहीं करेंगे, हम कहते हैं संगठन मजबूत कर लो, आंदोलन मजबूत कर लो, या तो सरकार ठीक काम करेगी और ठीक काम नहीं करेगी तो नकेल अपने हाथ में रखो, झटका मार दो, क्योंकि वो हमारे भेजे हुए हैं। हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह, भत्ते, सुविधाएं मिलती हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। और जो प्रतिनिधि ठीक काम ना करे, जनता के पास उसकी पावर होनी चाहिए उसको वापस बुलाने की। आज जो है विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष डरे ना और डर करके वो बिल में ना छुपे, वो भी सड़क से लेके सदन तक अपनी लड़ाई लड़े और हम लोग संगठनों के माध्यम से और आंदोलनों के माध्यम से सरकारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, चुनाव लड़ना लड़वाना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है भाई ठीक से काम कर लो, और नहीं तो इस सरकार को ये देश ढावेगा और अगली सरकारें भी इस सरकार से प्रेरणा ले लेंगी तो ठीक रहेगा। और ये भी सुधर जाए, थोड़ा टाइम बच रहा, ये अपनी जो राजतंत्र बनाने की जो इनकी नीति है इससे बाज आ जाए, नहीं तो लोग गांव में घुसने नहीं देंगे तुम्हें। ये बात पता होना चाहिए। हेलीकॉप्टर याद है आपको? खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था तो पंजाब से प्रधानमंत्री भाग के आगे थे, याद है कि नहीं है? तो सारी बात याद रखनी चाहिए। तो रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया हमने, थैंक यू भाई।
ऐसा बातचीत तो लंबी होगी, लेकिन दर्द इतना भरा है कि जितना बोल रहा हूँ उतना ही और तैयार हो गया है। तो इसमें सभी लोगों को जरूरत है कि वो जागरूक हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रवि आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता बने हुए थे। 10 साल से विपक्ष तो हमने कहीं देखा ही नहीं सड़कों पे, शायद ही किसान ही नज़र आते हैं 10 साल से। विपक्ष नाम की शायद ही हरियाणा में कोई चीज़ भी हमने देखी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।